नमस्ते, आदाब अर्ज, जय हिंद, भारत माता की जय, वंदे मातरम। आज मैं कल 1940 तक की घटनाओं का मैंने चर्चा किया था और मैंने कल फिर आप लोगों को बताया था कि 4 मई से ऑनलाइन क्लास, विधिवत ऑनलाइन क्लास, एक घंटा का 4 टीचर से, यानी 1 घंटा मैं, 1 घंटा अकाउंट टीचर, 1 घंटा साइंस का, 1 घंटा ज्योग्राफी का, 1 घंटा इकोनॉमिक्स का, इस तरह करके 4 टीचर करके हम लोग अपना ऑनलाइन प्रारंभ करेंगे जब तक कि पूरी व्यवस्था ठीक ठाक नहीं हो जाती है। और इंशाअल्लाह ओम भोजा ईश्वर ने चाहा, बजरंग बली का आशीर्वाद रहा तो संपूर्ण व्यवस्था ठीक हो जाएगी और ये कोरोना रूपी राक्षस से हम लोग मुक्ति पा लेंगे। अब पाने में बहुत हद तक सफल भी हो रहे हैं और हम लोग सफल पा लेंगे। केवल सोशल डिस्टेंस जो है, सोशल डिस्टेंस को हम लोग का पालन करना है, जो हम लोग कर रहे हैं और आप लोग भी कर रहे हैं, तो उसका हम लोग पालन करेंगे। आज हम बता दें कि 40 से आगे हम बढ़ रहे हैं, तो उसमें सबसे पहले आता है व्यक्तिगत सत्याग्रह। व्यक्तिगत सत्याग्रह 17 अक्टूबर 1940। व्यक्तिगत सत्याग्रह 17 अक्टूबर 1940। अपने आप को यह प्रमाणित करने के लिए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने यह प्रमाणित करने के लिए कि द्वितीय विश्व युद्ध में वह अंग्रेजों के साथ नहीं है, द्वितीय विश्व युद्ध में वह अंग्रेजों के साथ नहीं है, यह सिद्ध करने के लिए ब्रिटिश सरकार ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने व्यक्तिगत सत्याग्रह प्रारंभ किया 17 अक्टूबर 1940 को। और अब यूं कह सकते हैं कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने अगस्त प्रस्ताव के विरोध तथा अपने आप को द्वितीय विश्व युद्ध से अलग सिद्ध करने के उद्देश्य से व्यक्तिगत सत्याग्रह प्रारंभ किया। व्यक्तिगत सत्याग्रह प्रारंभ की। सत्याग्रह एवं सर्वोदय की विचारधारा, सत्याग्रह एवं सर्वोदय की विचारधारा, ये महात्मा गांधी की अपनी व्यक्तिगत विचारधारा थी। महात्मा गांधी की अपनी व्यक्तिगत विचारधारा थी। सर्वोदय और सत्याग्रह की विचारधारा महात्मा गांधी की अपनी व्यक्तिगत विचारधारा थी। 17 अक्टूबर 1940 को महाराष्ट्र के पौनार आश्रम से व्यक्तिगत सत्याग्रह प्रारंभ हुआ, जिसके प्रथम सत्याग्रही विनोबा भावे थे। 17 दिसंबर 1940 को व्यक्तिगत सत्याग्रह स्थगित कर दिया गया तथा 5 जनवरी 1941 से जवाहरलाल नेहरू ने दूसरे सत्याग्रही के रूप में व्यक्तिगत सत्याग्रह प्रारंभ किया। ब्रह्मदत्त तीसरे सत्याग्रही थे। 22 जनवरी 1941 को सरोजिनी नायडू चौथे सत्याग्रही तथा प्रथम महिला सत्याग्रही के रूप में सामने आई। मौलाना मजहरुल हक, जिन्हें बिहार के गांधी के नाम से जाना जाता है, वे 5वें सत्याग्रही थे। चूंकि सारे के सारे सत्याग्रही दिल्ली चलो का नारा दे रहे थे, इसलिए इसे दिल्ली चलो सत्याग्रह के नाम से भी जाना जाता है। जिसका मूल उद्देश्य था अंग्रेजों को यह बताना कि भारतीय द्वितीय विश्व युद्ध में अंग्रेजों के साथ नहीं है। उसको याद रखिएगा, क्वेश्चन पूछता है इसमें से। उसके बाद क्रिप्स मिशन। द्वितीय विश्व युद्ध के क्रम में उत्पन्न परिस्थिति पूर्वी यूरोप के अधिकांश भागों जैसे पोलैंड, बेल्जियम, हॉलैंड, नॉर्वे, फ्रांस पर अधिकार कर लेने के पश्चात 22 जून 1941 को जर्मनी ने सोवियत संघ पर हमला कर दिया। दूसरी ओर 7 सितंबर 1941 को जापान ने पर्ल हार्बर में स्थित बंदरगाह पर धावा बोल दिया
इतना ही नहीं, जापान के द्वारा फिलीपींस, हिंद चीन, मलाया और यहाँ तक कि बर्मा पर भी अधिकार कर लिया गया। इसी विषम परिस्थिति में अमेरिकी राष्ट्रपति रूजवेल्ट तथा चीनी प्रधानमंत्री चियांग काई शेक के दबाव के फलस्वरूप ब्रिटेन के प्रधानमंत्री चर्चिल ने 11 मार्च 1942 को क्रिप्स की योजना तैयार की। 11 मार्च 1942 को क्रिप्स योजना तैयार की तथा 23 मार्च 1942 को क्रिप्स मिशन भारत पहुंचा। 30 मार्च 1942 को क्रिप्स ने अपनी योजना प्रस्तुत कर दी, जिसमें मुख्य प्रावधान था। पहला था, युद्ध के पश्चात एक ऐसे भारतीय संघ के निर्माण का प्रयास किया जाएगा। युद्ध के पश्चात एक ऐसे भारतीय संघ के निर्माण का प्रयास किया जाएगा जो अधिराज्य के समान होगा। पहला था ये। दूसरा था, युद्ध के तुरंत बाद एक संविधान निर्मात्री सभा का गठन किया जाएगा, जिसमें ब्रिटिश, भारत और देसी रजवाड़ों के प्रतिनिधि शामिल होंगे। तीसरा था, संविधान सभा द्वारा निर्मित संविधान को सरकार 2 शर्तों पर लागू करेगी। संविधान सभा द्वारा निर्मित संविधान को सरकार 2 शर्तों पर लागू करेगी। पहला, यदि भारत का कोई प्रांत नए संविधान से सहमत नहीं है, यदि भारत का कोई प्रांत नए संविधान से सहमत नहीं है, तो उसे वर्तमान संवैधानिक परिस्थिति बनाए रखने का अधिकार होगा। तो उसे वर्तमान संवैधानिक परिस्थिति बनाए रखने का अधिकार होगा। दूसरा, प्रत्येक देशी रियासत इस संविधान का अनुपालन करने या न करने के लिए स्वतंत्र रहेगा। उसके बाद चौथा है कि भारतीयों को संविधान निर्माण के लिए अधिकार दिए जाएंगे। भारतीयों को संविधान निर्माण के लिए अधिकार दिए जाएंगे। कांग्रेस और मुस्लिम लीग दोनों ने इसे अस्वीकार कर दिया। महात्मा गांधी ने इसे आउटडेटेड चेक कहा, जबकि जवाहरलाल नेहरू ने इसे ऐसा बैंक कहा जो दिवालिया हो चुका हो। मुस्लिम लीग के द्वारा इसे इसलिए अस्वीकार कर दिया गया क्योंकि इसमें पाकिस्तान की मांग को स्वीकार नहीं किया गया था। और हम बताते चले कि 1940 के लाहौर अधिवेशन में मोहम्मद अली जिन्ना ने मुस्लिम लीग के लाहौर अधिवेशन में स्पष्ट रूप से पाकिस्तान की मांग की थी। और चूंकि क्रिप्स मिशन के अंतर्गत पाकिस्तान की मांग को स्वीकार नहीं किया गया था, इसलिए जिन्ना ने भी अस्वीकार कर लिया गया। अब स्वाभाविक था, इस विषम परिस्थिति में एक ऐसा आंदोलन इंतजार कर रहा था भारतीय सरजमी पर, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन पर, जो फिर से एक नई क्रांति, एक नई उत्प्रेरक के रूप में सामने आए। और उसी का प्रतिफल था भारत छोड़ो आंदोलन। तो भारत छोड़ो आंदोलन देखिएगा। भारत छोड़ो आंदोलन में कारण में देखिएगा। पहला, द्वितीय विश्व युद्ध के परिणाम स्वरूप उत्पन्न परिस्थिति, जिसके परिणाम स्वरूप खाद्यान्न के मूल्यों में 60% की वृद्धि हो गई थी। ऐसे भी कोई विश्व युद्ध हो या किसी भी तरह की संकट आए, जैसे कोरोना ही संकट आया है, इस संकट के पश्चात निश्चित रूप से गरीबी बढ़ेगी, बेरोजगारी बढ़ेगी, मुद्रास्फीति दर बढ़ेगी, महंगाई बढ़ेगी और धीरे धीरे अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाने में सरकार को समय लगेगा। उसी तरह द्वितीय विश्व युद्ध के समाप्ति के पश्चात भी एक विषम परिस्थिति उत्पन्न हुई, जिसे मूल रूप से गरीब और मिडिल क्लास आपको प्रताड़ित होता रहेगा। दूसरा था, पूर्वी उत्तर प्रदेश में चावल तथा नमक की भारी कमी। पूर्वी उत्तर प्रदेश में चावल तथा नमक की भारी कमी। तीसरा था, भारतीय सैनिकों का विदेशी सैनिकों जैसे अंग्रेज, अमेरिका तथा कनाडा का अपमान, कनाडा के सैनिकों के द्वारा अपमान किया जाना। नेक्स्ट था, द्वितीय विश्व के क्रम में जान माल की जबरदस्त क्षति। द्वितीय विश्व के क्रम में जान माल के क्षेत्र में जबरदस्त क्षति। उसके बाद पांचवा था, असम तथा बंगाल के तटीय क्षेत्रों से जापानी आक्रमण के भय से उसकी नाव छीन लेना। आपको था, असम तथा बंगाल के तटीय क्षेत्रों से जापानी आक्रमण के भय से उसकी नाव छीन लेना।
और छठा था पूर्वी भारत में अन्न की कमी, अन्न मन खाद्यान्न की कमी तथा जबरदस्त मुनाफाखोरी। और उसके बाद सातवां था क्रिप्स मिशन की असफलता। आठवां था बर्मा मलाया से भारतीयों को छोड़कर अंग्रेज सैनिकों को हटा लिया जाना। परिणाम स्वरूप 14 जुलाई 1942 को वर्धा में एक सम्मेलन हुआ। इसी सम्मेलन में अखिल भारतीय स्तर पर आंदोलन प्रारंभ करने की योजना बनी। इस अवसर पर महात्मा गांधी ने कहा था कि यदि कांग्रेस ने आंदोलन छेड़ने की अनुमति नहीं दी तो हम हिंदुस्तान के बालू से कांग्रेस से बड़ा आंदोलन खड़ा कर देंगे। यह महात्मा गांधी ने कहा था। इसी समय वर्धा में महात्मा गांधी के प्रस्ताव को सर्वसम्मति से स्वीकार कर लिया गया तथा 7 अगस्त 1942 को बंबई के ग्वालियर टैंक मैदान में अबुल कलाम आजाद की अध्यक्षता में कांग्रेस का अधिवेशन हुआ। इसी अधिवेशन में जवाहरलाल नेहरू ने भारत छोड़ो आंदोलन से संबंधित प्रस्ताव पारित किया। इस अवसर पर गांधी जी ने 70 मिनट भाषण दिया था। करो या मारो का नारा दिया तथा स्पष्ट रूप से कहा कि आप लोगों में से प्रत्येक व्यक्ति को स्वतंत्र समझना चाहिए तथा यह आह्वान किया कि स्वतंत्रता से कम किसी भी अन्य चीजों से संतुष्ट नहीं होना चाहिए। महात्मा गांधी द्वारा दिए गए भाषण के संबंध में पट्टाभी सीतारामैया ने लिखा, जिन्होंने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का इतिहास लिखा है। पट्टाभी सीतारामैया ने लिखा कि वास्तव में गांधी जी उस दिन अवतार या प्रेरक शक्ति के रूप में भाषण दे रहे थे। अपने प्रस्ताव के तहत महात्मा गांधी ने निम्न बिंदुओं पर प्रकाश डाला। उसमें पहला है, अंग्रेज के जाने के बाद भारत अपना अस्थायी सरकार स्वयं बनाएगा। पहला था, अंग्रेज के जाने के बाद भारत अपना अस्थायी सरकार स्वयं बनाएगा। दूसरा, भारत प्रत्येक प्रकार के नाजीवादी एवं फांसीवादी सरकार से अपनी रक्षा करने में सक्षम है। भारत प्रत्येक प्रकार के नाजीवादी एवं फांसीवादी सरकार से अपनी रक्षा करने में सक्षम है। तीसरा है, गांधी जी ने किसानों से आह्वान किया कि यदि जमींदार साथ न दे, तो किसान लगान देना छोड़ दे। चौथा है, विद्यार्थियों से आह्वान किया कि वे उस शर्त पर, या यूं कहो कि इस शर्त पर स्कूल या कॉलेज छोड़े कि जब तक देश आजाद नहीं हो जाता है तब तक वे दोबारा स्कूल कॉलेज नहीं जाएंगे। उसके बाद था, भारतीय सैनिकों से आह्वान किया गया कि वे भारतीयों पर गोली चलाने से इनकार कर दें। उसके बाद छठा था, सरकारी कर्मचारियों से आह्वान किया गया कि वे नौकरी न छोड़ें परंतु सरकार के प्रति अपनी निष्ठा का परित्याग करें। सातवां था, भारत छोड़ो आंदोलन क्रम में महात्मा गांधी ने 13 सूत्री कार्यक्रम प्रस्तुत किया। इसको ध्यान से सुनिएगा। भारत छोड़ो आंदोलन के क्रम में महात्मा गांधी ने 13 सूत्री कार्यक्रम प्रस्तुत किया। पहला, सारे देश में हड़ताल का आयोजन हो जो कांग्रेस नेताओं के गिरफ्तारी के विरोध में हो। सारे देश में हड़ताल का आयोजन हो जो कांग्रेस नेताओं के गिरफ्तारी के विरोध में हो। दूसरा, आम लोगों तक संदेश पहुंचाने हेतु जगह जगह सभा का आयोजन हो। आम लोगों तक संदेश पहुंचाने हेतु जगह जगह सभा का आयोजन हो। तीसरा, नमक बनाने पर किसी भी प्रकार के रोक का विरोध हो। नमक बनाने पर किसी भी प्रकार के रोक का विरोध हो। चौथा, अहिंसात्मक असहयोग आंदोलन प्रारंभ हो। अहिंसात्मक असहयोग आंदोलन प्रारंभ हो। पांचवा, विद्यार्थी मुख्य रूप से सक्रिय रहे। विद्यार्थी मुख्य रूप से सक्रिय रहे। छठा, सरकारी कर्मचारी सभी प्रकार के आदेश का विरोध करें। सरकारी कर्मचारी
सभी प्रकार के आदेश का विरोध करें। 7वां, सैनिक स्वयं कांग्रेसी समझे, सैनिक स्वयं को कांग्रेसी समझे तथा आत्मा को कष्ट पहुंचाने वाले सारे आदेश का विरोध करें। 8वां, रजवाड़ों को भी आंदोलन में भाग लेने, रजवाड़ों से भी आंदोलन में भाग लेने का अनुरोध किया गया। नेक्स्ट था, नारियों से अहिंसात्मक आंदोलन चलाने का अनुरोध किया गया, नारियों से अहिंसात्मक आंदोलन चलाने का अनुरोध किया गया। 10वां था, करो या मरो के नारा को जीवन का लक्ष्य घोषित किया गया, करो या मरो के नारा को जीवन का लक्ष्य घोषित किया गया। उसके बाद था, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सभी को आंदोलन में भाग लेने के लिए आह्वान किया गया, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सभी से आंदोलन में भाग लेने का आह्वान किया गया। उसके बाद था, यह कहा गया कि गांधी जी की गिरफ्तारी के बाद, गांधी जी के गिरफ्तारी के बाद हर भारतीय आंदोलन का नेतृत्व स्वयं करे। और नेक्स्ट था, लाखों लाख लोग सामने आकर चरखा चलाएं, लाखों लाख लोग सामने आकर चरखा चलाएं। अब ये 13 प्रस्ताव के पश्चात आप देखिएगा, इस 13 प्रस्ताव के पश्चात आप देखिएगा कि 9 अगस्त 1942 को, 9 अगस्त 1942 को ऑपरेशन जीरो आवर के तहत, ऑपरेशन जीरो आवर के तहत कांग्रेस के सभी नेताओं को गिरफ्तार कर लिया गया। महात्मा गांधी, कस्तूरबा गांधी, सरोजिनी नायडू, महादेव देसाई को पूना के आगा खां पैलेस में नजरबंद किया गया। इसको जरूर याद रखिएगा, इसमें तो क्वेश्चन एक पूछता ही है। महात्मा गांधी, सरोजिनी नायडू, कस्तूरबा गांधी, महादेव देसाई को पूना के आगा खां पैलेस में नजरबंद किया गया। जवाहरलाल नेहरू को अल्मोड़ा जेल में, वर्तमान में उत्तराखंड में है, उसमें नजरबंद किया गया। मौलाना अबुल कलाम आजाद को बांकुड़ा जेल में, वर्तमान में आपको बंगाल में पड़ जाता है, बांकुड़ा जेल में बंद किया गया। और गोविंद बल्लभ पंत, डॉक्टर प्रफुल्ल चंद्र घोष, पट्टाभी सीतारमैया, डॉक्टर सैयद महमूद, आचार्य जेबी कृपलानी को अहमदनगर दुर्ग में बंद किया गया, अहमदनगर दुर्ग में बंद किया गया। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो किसी कारणवश बंबई नहीं जा पाए थे, उनको बांकीपुर जेल में नजरबंद किया गया, बांकीपुर जेल में नजरबंद किया गया। जयप्रकाश नारायण तथा अरुणा आसफ अली को तुमको हजारीबाग जेल में बंद किया गया। कांग्रेस को गैर संवैधानिक घोषित किया गया। परिणाम स्वरूप आंदोलन हिंसक, नेतृत्वहीन एवं स्वतः स्फूर्त आंदोलन के रूप में सामने आया। भारत छोड़ो आंदोलन का सर्वाधिक प्रभाव बंगाल, बिहार, बंबई, उत्तर प्रदेश एवं मद्रास में पड़ा। बंबई, अहमदाबाद तथा जमशेदपुर में मजदूरों ने संयुक्त रूप से हड़ताल कर दी। जयप्रकाश नारायण ने केंद्रीय संग्राम समिति का गठन किया। और ब्रिटिश सरकार के विरुद्ध संघर्ष प्रारंभ किया। आंदोलन के क्रम में ही जयप्रकाश नारायण और नित्यानंद स्वामी ने नेपाल के हरबिलास जंगल में, जयप्रकाश नारायण और नित्यानंद स्वामी ने नेपाल के हरबिलास जंगल में आजाद दस्ता का गठन किया। बंबई, पूना, सतारा, बड़ौदा, कर्नाटक, केरल, आंध्र प्रदेश, उत्तर प्रदेश, बिहार तथा दिल्ली में भूमिगत आंदोलन चलाए गए। उषा मेहता ने गुप्त रेडियो स्टेशन की स्थापना की, जिस पर राम मनोहर लोहिया नियमित रूप से बोलते थे। विदेशी कपड़ों, शराब की दुकानों, विदेशी मुद्रा व्यापार का बहिष्कार किया गया। ट्रेन रोके गए, टेलीफोन, टेलीग्राम स्टेशन में तोड़फोड़ की गई। 10 फरवरी 1943 को गांधी जी ने 21 दिन के भूख हड़ताल की घोषणा की। 10 फरवरी 1943 को महात्मा गांधी ने 21 दिन के भूख हड़ताल की
घोषणा की। आंदोलन के क्रम में 11 अगस्त 1942 को पटना सचिवालय पर झंडा फहराने के क्रम में 7 छात्र शहीद हो गए। 7 छात्र शहीद हो गए। गोली चलाने का आदेश तत्कालीन डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट आर्चर ने दिया था। इसी बीच आगा था, पहले उसमें कस्तूरबा गांधी और महादेव देसाई जो महात्मा गांधी के निजी दूत थे, उनकी मृत्यु हो गई। बंगाल में तामलुक में समानांतर सरकार बना जो 1944 तक चला। बंगाल के तामलुक में समानांतर सरकार बना जो 1944 तक चला। तामलुक में 73 वर्षीय विधवा मतांगनी हजारा द्वारा गोली लगने के बाद भी तिरंगा खड़ा रखा गया। सतारा में भी समानांतर सरकार बनी जिसके नेता वाईबी चौहान थे। भारत छोड़ो आंदोलन क्रम में मोहम्मद अली जिन्ना ने 1943 में मुस्लिम लीग के कराची अधिवेशन में अंग्रेजों भारत छोड़ो और वापस जाओ का नारा दिया। कम्युनिस्ट पार्टी आंदोलन से अलग थलग रही। अकाली दल सी राजगोपालचारी अम्बेडकर ने भारत छोड़ो आंदोलन का विरोध किया। अहमदाबाद का कपड़ा मिल 3.5 महीना बंद रहा, जिसे स्टालिनग्राड की संज्ञा दी गई। सारण को कुख्यात जिला घोषित किया गया। आंदोलन का सबसे ज्यादा प्रभाव बंबई प्रेसिडेंसी पर पड़ा। आंदोलन क्रम में ही मैंने बताया था कि नेपाल के हरबिलास जंगल में तुमको जयप्रकाश नारायण आचार्य नित्यानंद स्वामी के द्वारा आजाद दस्ता का गठन किया गया था, जिसका मूल उद्देश्य था गुरिल्ला युद्ध पद्धति के माध्यम से ब्रिटिश सरकार का विरोध करना। लिलिथगो ने भारत छोड़ो आंदोलन संदर्भ में कहा कि 1857 के बाद भारत में पहली बार इतनी बड़ी जन आंदोलन हुई है। ये लिलिथगो का नाम था। जन आंदोलन हुई है। अंत 1944 में आंदोलन को जोर जबरदस्ती दबा दिया गया। याद रखिएगा, मशीन गन से गोली चलाई गई थी, इसी में हेलीकॉप्टर से गोली इसी में चलाई गई थी। आंदोलन के जांच के उद्देश्य से आईसीएस ऑफिसर टी विस्के के नेतृत्व में एक कमेटी बनी। जीतू पांडे के नेतृत्व में समानांतर सरकार बनी। इतना याद रखिएगा, आप लोगों को निसंदेह फायदेमंद होगा, बहुत फायदेमंद होगा। अब देखिए, सी राजगोपालचारी योजना 1944। सी राजगोपालचारी योजना 1944 10 जुलाई 1944 को पहली बार पाकिस्तान की मांग को स्वीकार किया गया। इसमें निम्न प्रावधान थे। युद्ध के दौरान लोगों को पूर्ण स्वतंत्रता का समर्थन करना चाहिए। मुस्लिम लीग भारत की स्वतंत्रता आंदोलन का समर्थन करे। स्वतंत्रता के पश्चात अलग पाकिस्तान अधिराज्य बना दिया जाएगा। इस मुद्दे को लेकर सी राजगोपालचारी, मोहम्मद अली जिन्ना तथा महात्मा गांधी के बीच में एक बैठक हुई। इसी अवसर पर महात्मा गांधी ने मोहम्मद अली जिन्ना को कायदे आजम महान नेता कहकर संबोधित किया था। मोहम्मद अली जिन्ना का स्पष्ट रूप से कहना था कि पहले बंटवारा, तब किसी अन्य बातों पर चर्चा की जाएगी। अंततः यह योजना असफल हुई। इसी योजना के असफल होने के पश्चात कांग्रेस की ओर से भोला भाई देसाई तथा मुस्लिम लीग की ओर से लियाकत अली के बीच एक समझौता कराने का प्रयास किया गया, जो असफल हो गया। आपको यह भी बता दें कि 1944 में ही महात्मा गांधी ने मोहम्मद अली जिन्ना को कायदे आजम अर्थात महान नेता कहकर संबोधित किया था। 1944 के सी राजगोपालचारी योजना में ही पहली बार पाकिस्तान की मांग को स्वीकार करने की बात की गई थी, जो कि असफल रहा। अब आइए आपको बता दें हम वेबल प्लान 14 जून 1945। वेबल प्लान 14 जून 1945। मुख्य प्रावधान ब्रिटिश सरकार राजनीतिक गतिरोधों को समाप्त करके
भारत को स्वशासन के लक्ष्य की ओर अग्रसरित करना चाहती है। ब्रिटिश सरकार राजनीतिक गतिरोधों को समाप्त करके भारत को स्वशासन के लक्ष्य की ओर अग्रसरित करना चाहती है। दूसरा, युद्ध के पश्चात वायसराय की कार्यकारिणी परिषद का गठन किया जाएगा। युद्ध के पश्चात वायसराय की कार्यकारिणी परिषद का गठन किया जाएगा, जिसमें वायसराय तथा प्रधान सेनापति को छोड़कर सारे के सारे सदस्य भारतीय होंगे। उसके बाद था प्रतिरक्षा को छोड़कर सारे अधिकार भारतीयों को मिलेंगे। प्रतिरक्षा वायसराय के पास होगा। नेक्स्ट था कार्यकारिणी परिषद में मुसलमानों की संख्या स्वर्ण हिंदुओं के बराबर होगी। उसके बाद था युद्ध के समाप्ति के पश्चात भारतीय अपना संविधान स्वयं बनाएंगे। उसके बाद छठा था भारत में ब्रिटेन के वाणिज्यिक तथा अन्य हितों की देखभाल के लिए उच्चायुक्त नियुक्त किया जाएगा। वेबेल योजना पर विचार करने के उद्देश्य से 25 जून 1945 से 14 जुलाई 1945 तक वेबेल के द्वारा शिमला में एक सम्मेलन का आयोजन किया गया। जिसमें 21 नेताओं को आमंत्रित किया गया। कांग्रेस प्रतिनिधियों का नेतृत्व मौलाना अबुल कलाम आजाद के द्वारा किया गया। यद्यपि उस समय महात्मा गांधी शिमला में ही मौजूद थे, परंतु उन्होंने मौलाना अबुल कलाम आजाद को भेजा। मौलाना अबुल कलाम आजाद के द्वारा किया गया, जो अंततः 14 जुलाई 1945 को शिमला सम्मेलन को असफल घोषित किया गया। उसके बाद 1945 का आम चुनाव, इसमें देखिएगा, इस चुनाव में कांग्रेस तथा लीग को जबरदस्त सफलता मिली। केंद्रीय विधानमंडल में कांग्रेस को बंबई, मद्रास, संयुक्त प्रांत, बिहार, उड़ीसा और मध्य प्रांत में पूर्ण बहुमत मिली। कितने, यानी 6 प्रांत में आपको हो गया। पहला मैंने क्या बताया, बंबई 1, मद्रास 2, संयुक्त प्रांत 3, बिहार 4, उड़ीसा 5 और मध्य प्रांत 6। याद रखिएगा, 1937 के चुनाव में 8 प्रांत, 1937 चुनाव में 8 प्रांत और 1945 के चुनाव में कांग्रेस को 6 प्रांत में पूर्ण बहुमत मिला था। और बिहार में मुस्लिम लीग को एक भी सीट नहीं मिला। जबकि 1945 चुनाव में मुस्लिम लीग को बंगाल एवं सिंध में पूर्ण बहुमत मिला। पंजाब में मुस्लिम लीग सबसे बड़े पार्टी के रूप में उभर कर सामने आई। आज हम लोगों ने जिस बात की चर्चा की है वो आपको 1945 तक हम लोगों ने चर्चा की, और 1946 का कैबिनेट मिशन है। 1946 में ही आपको 1946 में ही कैबिनेट मिशन के साथ साथ 1946 में ही प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस है, संविधान सभा गठन की बात है। तो 1946 और उसमें 1946 के ही अंतर्गत ही पूरे भारत में एक जबरदस्त सांप्रदायिक दंगा हुई थी, जिसकी चर्चा हम करेंगे। और इस दंगा के बाद आपको जो वापस किया था, लॉर्ड वेबेल वापस चला गया था, और वापस जाने के बाद लॉर्ड माउंटबेटन भारत आया था। और लॉर्ड माउंटबेटन जब भारत आया था तो भारत में उसने भारत की तत्कालिक परिस्थिति को देखने के पश्चात उसने स्पष्ट रूप से घोषणा कर दिया था। वो इंग्लैंड गया और इंग्लैंड से लौटने के पश्चात उसने स्पष्ट रूप से घोषणा किया कि विभाजन से कम अब भारत में कोई भी ऐसी बातें नहीं बची है जो भारत की समस्या का निराकरण करेंगे। तो आज आधा घंटा में मैंने आपको 1940 से लेकर 1945 तक की बातों की चर्चा की मैंने इसलिए की, और इसलिए मैं छोड़ रहा हूं कि इसके अंतर्गत 1940 में मैंने व्यक्तिगत सत्याग्रह की बात की। व्यक्तिगत सत्याग्रह से क्वेश्चन दरोगा हो, सचिवालय सहायक हो,
इन्फोर्समेंट ऑफिसर हो, बीपीएससी हो, यूपीएससी हो, क्वेश्चन पूछता ही पूछता है, इसलिए इसको आप गहराई से देख लीजिएगा। उसके बाद मैंने भारत क्रिस मिशन की चर्चा की। क्रिस मिशन से आपको सारा का परीक्षा में कलर से कलेक्टर, सिपाही से एसपी तक में क्वेश्चन पूछता ही है, इसको आप लोग देख लीजिएगा। और तब मैंने भारत छोड़ो आंदोलन की चर्चा की। भारत छोड़ो आंदोलन एक महत्वपूर्ण अध्याय, बड़ा अध्याय है, और इसलिए मैंने उसकी चर्चा की कि इसको आप लोग देख लीजिएगा। और उसके बाद 1943 में तो जिन्ना का वापस बांटो और वापस जाओ का नारा दिया गया था, और 1944 में श्री राजगोपालचारी योजना, और 1945 में वेबल प्लान या शिमला सम्मेलन या चुनाव, ये इस सब की हमने चर्चा की। इसमें से क्वेश्चन रहेगा ही रहेगा। और कल 1946 से 1950 तक के घटनाओं की हम लोग चर्चा करके मॉडर्न इंडिया में हम लोग सीधे परसों आ जाएंगे सुभाष चंद्र बोस पर, और सुभाष चंद्र बोस की समाप्ति के पश्चात फिलहाल मैं चूंकि इंसिडेंट में मैंने बहुत डिस्कस किया है, फिलहाल मध्यकालीन भारत में हम लोग आएंगे, और मध्यकालीन भारत में दिल्ली सल्तनत, मुगल काल, विजयनगर साम्राज्य, बहमनी साम्राज्य, सूफी भक्ति आंदोलन जैसे तथ्यों की चर्चा करेंगे। और आपको मैं कोशिश कर रहा हूँ, हम लोग कोशिश कर रहे हैं, अदम्यादि गुरुकुल यह कोशिश कर रहा है कि वो तमाम छात्र छात्राएं मानसिक दबाव के साथ घर पर हो या जहाँ भी फंसे हुए हो, वो मानसिक दबाव के साथ हैं। पढ़ाई निश्चित रूप से बंद वातावरण में जब आदमी किसी न किसी संकट से ग्रसित रहता है, तो वैसी परिस्थिति में उस तरह की पढ़ाई नहीं होती है जब एक स्वतंत्र और स्वच्छंद वातावरण में हो। मैं जानता हूँ इस बात को कि पढ़ाई बहुत अच्छे ढंग से नहीं हो रही होगी, लेकिन एक बात याद रखिएगा, मैं इतिहास का छात्र हूं, और इतिहास का छात्र होने के नाते मैं जिंदगी के चढ़ाव उतराव को बड़ी करीब से देखा है। मैंने जिंदगी का वो पल भी मुझे याद है जब एक कप चाय के लिए मैं मोहताज हुआ करता था, और जिंदगी का ये पल भी याद है जो आपके सामने गुजर रहा है, आप देख रहे हैं। तो वक्त हमेशा एक जैसा नहीं रहता है। कहता है ए वक्त रुक जा, ठहर जा, ठहर जा, थम जा, ठहर जा। तो ये वक्त हमेशा एक जैसा नहीं रहता है, और ना वक्त एक समान रहता है, ना एक जगह रुक सकता है। जीवन में उतार चढ़ाव अगर न हो तो इसका मतलब कि जीवन का वास्तविक परिभाषा हमारे और आपके सामने नहीं है। यह तकलीफ आई है त्रासदी के रूप में, महामारी के रूप में आई है, और हम लोगों ने इस जीवन में ही देखा, जो कि प्रथम विश्व युद्ध 1914 से 18 और द्वितीय विश्व युद्ध 1939 से 45 के बीच में के लोगों ने भी इसे नहीं देखा था। तो उस परिस्थिति में हम लोगों ने, तमाम भारतीयों ने स्वैच्छिक लॉकडाउन का पालन किया, स्वैच्छिक कर्फ्यू का पालन किया। इस घड़ी को देखकर जब पूरे भारत पर संकट थी, तो एक चीज हम देखे, लाख लोग चिल्ला ले, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, लेकिन एक चीज मैंने देखा कि देश की चिंता सबको थी, चाहे कोई हो, चाहे हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, देश को चिंता सबको थी। तो और सबको है भी। तो एक बात हम लोग मिलजुल कर भगवान से प्रार्थना करें। प्रार्थना में बड़ी शक्ति होती है, दुआएं में बड़ी शक्ति होती है, बड़ी ताकत होती है। और सबसे बड़ी महत्वपूर्ण बात होती है कि आग में हाथ डाले ही नहीं, जलेगा क्यों, इस बात को हम लोग याद रखें। इसलिए लॉकडाउन का जो दिया गया है माननीय प्रधानमंत्री के द्वारा, लॉकडाउन पालन करने के बाद, तो लॉकडाउन का हम लोग पालन करें, क्योंकि यह संक्रमित होने वाली बीमारी है, लेकिन धीरे धीरे इसका असर खत्म हो जाएगा, क्योंकि एक समान एक जैसा कुछ रह ही नहीं सकता है। और 2020 तक ही पूरे दुनिया का निर्माण हुआ हो, ऐसी बात नहीं है। तो स्वाभाविक है कि समस्या का निराकरण हो जाएगा। बहुत सारे गरीब मजदूर, जो दिहाड़ी मजदूर हैं, उनको समस्या हुई है, छात्रों को समस्या हुई है, आपको तमाम लोगों को समस्या हुई है। इस समस्या घड़ी में पुलिस का काम, एक मानवीय चेहरा उभर कर सामने आया। नर्स, वार्ड बॉय, डॉक्टर्स एक भगवान के रूप में उभर कर सामने आए। तो हम लोगों ने देखा, इस चीज़ को देखा, तमाम चीज़ें देखी, और ये सबसे महत्वपूर्ण बातें जो हम लोगों ने देखी वह थी प्रकृति। जब जब प्रकृति के साथ छेड़छाड़ हुआ है और इंसान अपने आप को भगवान या अल्लाह समझने का दुस्साहस करता है,
तो उस समय प्रकृति अपने आप को समायोजित करने का प्रयास करती है। और ये 2020 का कोरोना वायरस, भले ही कोरोना वायरस के लिए चीन उत्तरदायी हो या आपको चीन उत्तरदायी हो या अमेरिका उत्तरदायी हो या कौन उत्तरदायी हो, उससे मुझे मतलब नहीं है। इससे पूरा विश्व प्रभावित हुआ। लेकिन इतना बात याद रखिएगा कि इस प्रभावित होने के बावजूद भी एक बहुत महत्वपूर्ण बातें हम लोगों ने देखी कि प्रकृति ने अपने आप को समायोजित किया। प्रकृति ने दिखा दिया कि आज भी मैं सर्वोच्च हूं। और यही कारण है कि देखिए कि ओजोन परत में जो छिद्र था भर गया, गंगा का जल निर्मल हो गया, वातावरण से प्रदूषण समाप्त हो गया। यानी प्रकृति ने समायोजित किया और यह बता दिया कि ये मानव, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, बैकवर्ड, फॉरवर्ड, SC, ST, मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा, चर्च बहुत किया तुम लोगों ने। कम से कम प्रकृति के बारे में सोचो, विश्व के बारे में सोचो। वसुदैव कुटुंबकम जो हमारी मूल विचारधारा रही है, उस बात पर देखो कि संपूर्ण विश्व हमारा परिवार है। सभी निरोग रहे, सभी सुखी रहे, जो हमारी विचारधारा थी उसको देखो। मानवता को चरम सीमा पर ले जाओ, इसको देखो। अहिंसा को चरम धर्म के रूप में स्वीकार करो, इसको देखो। तो ये बातें जो हमारे सनातन में कही गई है, हमारे कुरान में कही गई है, हमारे बाइबिल और जैन अवस्था में कही गई है, तो निश्चित रूप से कहीं ना कहीं से उसका एक ज्वलंत उदाहरण हम लोग को 2020 में देखने को मिल गया। इसलिए मेरे भाइयों, मेरे दोस्तों, मेरे बेटियों, मेरे बेटों, मेरे दोस्त, मेरे बड़े भाई, मेरे आदरणीय तमाम लोग, इस बात को हम लोग ध्यान में रख के अब कम से कम आदमी को आदमी में बांटने का प्रयास न करें और कोशिश करें कि हम लोग मिलजुल कर इस देश को चरम सीमा पर ले जाएं। मुझे तो इस बात का पूरा अंदाजा है, विश्वास है, पूरा विश्वास है इस बात का कि आने वाले दिन में भारत विश्व गुरु के रूप में तो था ही, इकोनॉमी के दृष्टिकोण से भी, अर्थव्यवस्था के दृष्टिकोण से भी वैश्विक स्तर पर नंबर 1 स्थान पर होगा। अगर हम लोग आपस में लड़ना झगड़ना और आपस में एक दूसरे का विद्वेष, दंभ, ईर्ष्या जैसी बात को त्याग दें, प्रकृति के साथ छेड़छाड़ करना छोड़ दें, मानवीय स्वरूप को अपना ले, मानवता को परम धर्म के रूप में अपना ले और जो वसुदैव कुटुंबकम की अवधारणा को अपना लें, तो याद रखिएगा कि आने वाला दिन, जो बहुत दिन दूर नहीं है, आने वाले दिन में यह भारत वैश्विक स्तर पर नंबर 1 इकोनॉमी के रूप में भी सामने आएगा। और विश्व गुरु के रूप में तो हम लोग थे ही। आप लोग लॉकडाउन का पूरी तरह से पालन करें, यह अनुरोध है मेरा, यह अनुरोध है कि लॉकडाउन का पालन करें और ये भारत में जो तत्कालिक समस्या है उस समस्या का अंत करें। तो स्वाभाविक है कि हम लोग निश्चित रूप से एक नई क्रांति का आगाज करेंगे और भारत को फिर से विश्व गुरु बनाने की ओर अक्सर हम लोग हो जाएंगे। साथ ही साथ नंबर 1 इकोनॉमी पर भारत स्थापित होगा, इसको लेकर हम लोग आगे बढ़ेंगे, क्योंकि भारत में सब कुछ है जो पूरे दुनिया में कहीं नहीं है। और मैं बार बार क्लास में भी कहता हूं, अभी भी कह रहा हूं कि भारत को देखने के बाद अगर आप गौर से देखिएगा, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई की पैजामा से अलग निकलकर अगर देखिएगा तो आपको स्पष्ट रूप से नजर आएगा कि पूरे विश्व के देशों का निर्माण किसी मनुष्य के द्वारा किया गया हो, लेकिन भारत का निर्माण ईश्वर के द्वारा किया गया है, प्रकृति के द्वारा किया गया है। इसीलिए हम लोग प्रकृति को माँ मानते हैं, धरती को माँ मानते हैं, गाय को माँ मानते हैं, गंगा और नदी को माँ मानते हैं। हम लोग इंसानियत की बात करते हैं तो जरूर इसमें कोई ना कोई कारण है, क्योंकि हमारे देश का निर्माण ईश्वर के द्वारा किया गया है। और जिस देश का निर्माण ईश्वर के द्वारा किया गया है, उस देश का बाल बांका भी कोई कर दे, ऐसा संभव नहीं है। तत्कालिक समस्या वैश्विक स्तर पर आई है। सोचिए कि 1 अरब 35 करोड़ जनसंख्या के बावजूद भी हम लोग इस कोरोना रूपी वायरस में को आगे बढ़ने में रोकने में सफल रहे हैं। यह हम लोग की उपलब्धि है,
ये समस्या तात्कालिक समस्या, 1-2-3 महीना की समस्या तो एक समस्या है, सबको आती है। भगवान राम को भी 14 साल वनवास की सजा काटनी पड़ी थी। तो ये समस्या तो कोई बहुत बड़ी समस्या नहीं है। तो इस समस्या का हम लोग निराकरण कर लेंगे। और कंप्लीट लॉकडाउन का जो फॉर्मूला है, जब तक सरकार आदेश नहीं देता है, क्योंकि सरकार सब कुछ देखने समझने के पश्चात हम लोग को आदेश जो देगी, उस आदेश का हम लोग पालन करेंगे। भारत को मजबूत बनाएंगे, यह हमारा परम धर्म कर्तव्य है। और हम सब भारतीय सारे जाति और धर्म को त्याग करके इसके साथ हैं। जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय, वंदे मातरम। कल 1946 कैबिनेट मिशन से लेकर 1950 तक हम 50 तक की घटनाओं की चर्चा करेंगे। तब तक लेते हैं ब्रेक। मैं गुरु रहमान अदम्य गुरुकुल से, कैमरामैन मेरी तमाम बेटी बेटों, मेरे दोस्तों, मेरे बड़े भाइयों, मेरे अग्रजों के साथ जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय, वंदे मातरम।